This conference will now be recorded. नमस्कार। गुरुवचन ग्रुप की तरफ से हर महीने होने वाले इस चर्चा सत्र में मैं योगेश तेली आपका स्वागत करता हूँ। पिछले एक साल से होने वाली इस चर्चा सत्र में आज आदरणीय गुरु वैद्य मल्हार जोशी सर हिक्का व श्वास व्याधि कल्प और चिकित्सा इस विषय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। आज के व्याख्यान की शुरुआत हम धन्वंतरि स्तवन से करेंगे। विनोद जी तुम्ही दाखवताय? हो एक मिनिट। हा. शङ्खं चक्रं जलौघा स्वच्छातिविद्या शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोतोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। आज का व्याख्यान इस व्याख्यानमाला का 19वां व्याख्यान है। इससे पहले हमें कई विषयों पर राष्ट्रीय गुरु वैद्य मल्हार जोशी सर ने मार्गदर्शन किया है। उनमें यकृत विचार, यकृत उत्पत्ति, इनका ग्रंथोक्त संदर्भ, उपयोग में लाने वाली औषधियाँ, इनका कार्य और जानकारी प्राप्त की है। यकृत की विकृति के दातार शास्त्री जी ने बताई दृष्टि लक्षण भी देखी है। फलत्रिकादि गुग्गु योगेश तुझा आवाज गेलाय. साथ ही वरांगल क्षार और रजनी योग इन औषधि कल्पों के बारे में विस्तार की जानकारी प्राप्त की है। इसके आगे मूत्रपिंड अवयव की उत्पत्ति, दृष्टि लक्षणे, साथ ही क्लेद इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत यह आयुर्वेद चिकित्सा का एक मूलभूत सिद्धांत है। इस पर आधारित निसर्ग और शारीर इस दो भाग में हुए व्याख्यान में पांचभौतिक पंचभूत महाभूत, निसर्ग और शरीर इनमें साम्य उदाहरणों द्वारा बताया है। इसका चिकित्सा में महत्व भी सर ने हमें बताया है। इसके आगे धातु पोषण न्याय के बारे में मार्गदर्शन किया है। न्याय प्रैक्टिस में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी सर ने हमें बताई है। इसके आगे रक्त पित्त व्याधि के बारे में जानकारी हमें सर ने दी है। आगे क्षार अम्ल सिद्धांत इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन किया है, जिसमें जन्म प्रकृति, औषधि कल्प, व्याधि अवस्था, व्याधि हेतु, इनमें क्षार अम्ल सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस बारे में मार्गदर्शन हमें सर ने किया है। पिछले व्याख्यान में वैदिक क्षमत्व इस विषय पर वैद्य मल्हार जोशी सर ने हमें सविस्तर मार्गदर्शन किया है। ये सारे व्याख्यान ऑनलाइन रूप में हम सुन सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब पर वैद्य मल्हार जोशी इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आदरणीय वैद्य मल्हार जोशी सर, इन्होंने सांगली में वसंतदादा पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय से आयुर्वेदाचार्य पदवी ली है। सर 30 साल से माधवनगर और सांगली में आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं। सारी औषधियाँ सर स्वयं ही घर पे बनाते हैं। सर ने सांगली के बृहत्त्रयी रत्न आदरणीय वैद्य दातार शास्त्री से गुरुकुल पद्धत से शिक्षा प्राप्त की है। पांचभौतिक पद्धत से रुग्ण परीक्षण और चिकित्सा सर करते आ रहे हैं। 2008 साल का वैद्य खड़ीवाले वैद्यक संशोधन संस्था पुणे से दिया जाने वाला वैद्य द वा शेंडे रसौषधि पुरस्कार से सर सम्मानित है। रसौषधि निर्माण कार्यशाला का
आयोजन कई जगहों पर सर ने किया है। कई महाविद्यालयों से विद्यार्थी सर के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ में कई महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार इन्होंने संभाला है। साल 2000 से सांगली जिला अध्यक्ष, साल 2006 से पश्चिम महाराष्ट्र विभाग अध्यक्ष और वर्तमान में सर आयुर्वेद व्यासपीठ के केंद्रीय कार्यकारिणी सह कार्यवाहक इस रूप से कार्य कर रहे हैं। सर के सुपुत्र श्री शतानंद जोशी, इनकी मदद से सर ने भेषजम आयुर्वेद इस फार्मेसी के माध्यम से औषधि निर्माण और वितरण इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। श्री शतानंद जोशी जी, इन्होंने आयुर्वेद बी फार्मेसी की पढ़ाई जामनगर गुजरात से पूरी की है और वे भेषजम आयुर्वेद फार्मेसी का कार्यभार संभाल रहे हैं। वैद्य मल्हार जोशी सर, इनकी कल ही राष्ट्रीय गुरु इस पद पर नियुक्ति हुई है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए और सर का वहां तक पहुंचने का सफर, इसके बारे में बताने के लिए मैं वैद्या आरती जी को निमंत्रित करता हूँ। वैद्या आरती जी। धन्यवाद वैद्य योगेश। आप सभी को मेरा नमस्ते। भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हुए और हमारे गुरुवर्य तथा राष्ट्रीय गुरु वैद्य मल्हार जोशी सर को प्रणाम करते हुए हम आज का यह विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। यह सत्र विशेष रूप में है क्योंकि कल का दिन हम सभी के लिए बहुत ही उत्साही, आनंदित और प्रफुल्लित कर देने वाला रहा है। आप सभी को ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वैद्य मल्हार जोशी सर को राष्ट्रीय गुरु इस पद से सम्मानित किया गया है। यह उनके 30 सालों की मेहनत और महत्वाकांक्षा का परिणाम है। उनके 30 सालों की कारकिर्द में यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली में प्रस्तापित है, यह आप सभी जानते हैं। इस विद्यापीठ के अंतर्गत राष्ट्रीय गुरु की नियुक्ति की जाती है। इच्छुक वैद्य को सर्वश्रेष्ठ और क्लिनिकल आयुर्वेद का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो, इसलिए यहाँ यह गुरु शिष्य परंपरा बनाई गई है। राष्ट्रीय गुरु बनने के कई क्राइटेरिया विद्यापीठ द्वारा जारी किए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय है। पहला, स्टेट रजिस्टर्ड आयुर्वेदाचार्य की डिग्री होनी चाहिए। उम्र 50 साल की हो। रोजाना ओपीडी में कम से कम 40 रुग्ण होने चाहिए। आयुर्वेद प्रैक्टिस का आपका 20 साल का प्रदीर्घ अनुभव अपेक्षित है। आप किसी भी अन्य संस्था, कॉलेज या अन्य जगह पर रेगुलर बेसिस पर काम न करते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले नए वैद्यगणों को आप अपना पूरा क्लिनिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं राष्ट्रीय गुरु बनने के लिए। यह सब क्राइटेरिया पूर्ण होने पर एक डॉक्टर्स की टीम, वैद्यगण की टीम आती है, जिन्होंने सर के क्लिनिक, औषधि निर्माण, निर्मित कार्य, फार्मेसी, इन सब का सर्वे किया और यह सर्वे रिपोर्ट ऊपर विद्यापीठ में भेजी गई और फिर यह सब बात बन गई। इस उपलब्धि के लिए हम सभी की ओर से सर को बहुत बहुत बधाई। हम गुरुवचन ग्रुप के सभी वैद्य ने सर के साथ ओपीडी, औषधि निर्मित का प्रत्यक्ष अनुभव लिया है और वक्त मिलने पर आज भी लेते हैं। इसी से संबंधित वैद्य मीनल वाजे आपसे सर के साथ का ओपीडी अनुभव क्या रहा है अब आगे बताएंगी। धन्यवाद। वैद्य मीनल वाजे। वैद्य मीनल वाजे, आप हो? तब तक अमेय जी बोलेंगे। वैद्य अमेय कांबळे। सभी उपस्थित वैद्यगण और गुरुवर्य श्री मल्हार जोशी सर, इनको मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आपको हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं वैद्य अमेय कांबळे। सांगली में मेरा शैक्षणिक कालखंड 2002 से लेके 2008 तक गुजरा। इसी दौरान मुझे वैद्य मल्हार जोशी सर, इनके यहाँ पे
आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ था। गुरुवर्य सर, ये यशस्वी चिकित्सा उनकी जो अनुभूति है, ये हमें वहां पे उनके दवाखाना और उसी के साथ में उनके घर में जो औषधिकरण चलता था, इसी के दौरान मिलता गया। अगर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करूंगा तो खुद बनाए हुए दवाइयों से ही करूंगा, उसी के साथ ही करूंगा, ऐसा उन्होंने प्रण किया था और उन्होंने वो सच करके भी दिखाया। इसी के चलते उनका औषधिकरण का अनुभव 30 साल से ऊपर हो गया है। इसी के ये जो अनुभव इतना सर का था, वो गुरुग्रह में हम जब आयुर्वेद का प्रशिक्षण ले रहे थे, तो उसी के दौरान जो प्रचलित महाविद्यालय प्रशिक्षण चल रहा था, उससे बहुत अलग था। और वो जो अलग प्रशिक्षण मिल रहा था, इसी के दौरान औषधि निर्माण जो होता था, उसकी बारीक बारीक जानकारियां हमें सर से मिलती गई। जो छोटी छोटी चीजें हमने सर से सीखी, जैसे अगर गुगुल कल्प बनाना है तो हर एक गुगुल का फल जो पड़ता है, उसका उसकी जो क्रिया है या फिर उसकी जो स्टेज रहती है, वो अलग अलग रहती है। जैसे श्वदंष्ट्रादि गुगुल, ये जो गुगुल है, इसको बनाते हुए उसमें पानी का अंश कितना रहना चाहिए, और अगर फलत्रिकादि गुगुल बनाना है तो उसमें पानी का अंश कितना रहना चाहिए, इन दोनों में क्या अंतर है, वो अंतर हम क्यों रखते हैं, ये सब चीजें हम वहां पे सीखते हैं। और यहाँ पे एक बात मुझे बोलनी है कि यहाँ का सीखना यानी कि खुद प्रथम अनुभव लेना और सीखना, यानी कि स्पून फीडिंग आज भी नहीं है, उस टाइम पे भी नहीं थी। हमने जो भी सीखा सर से, वो हमें सर ने सिखाया। प्रसंग आने तक सर ने हमें कुछ चीजें हाथ में दी और वो उन्होंने बनाने को भी बोली। अगर और एक बात बतानी है कि जैसे वरांग क्षार की निर्मित हुई, उसमें जो घटक द्रव्य मिलते हैं, दो सब घटक द्रव्य एक साथ कैसे मिलाने हैं, उसका जो सीक्वेंस है, उसका क्या महत्व है। ये घटक द्रव्य पहले दूध, अब गोदूध से लिप्त किया जाता है, और उसके साथ में सेंधव अगर अच्छी तरह से मिलाया तो उसका ज्यादा फायदा होता है। ऐसी बारीक बारीक चीजें हम सीखते गए। पिछले बार मैं सर के यहाँ पे गया था, तो वहां पे हमें अचानक से एक कड़ुनिंब के पेड़ की एक डाली मिली। तो सर ने मुझे बोला कि चलो तुम्हें इसकी दवाई बनानी, तो इसकी छाल निकालो। तो हमने उसकी छाल निकाली। तो छाल निकालते हुए जो मुझे दिक्कत आ रही थी, वो सर ने सरलता से मुझे उसके कुछ नुस्खे बताए कि मुझे फटाफट से वो छाल निकलने आई। यानी कि ये कर सकेंगे, अगर आपने पहले किया होंगे तो ही आपको वो आसानी से आती है, नहीं तो हमें औषधिकरण करते हुए छोटी छोटी चीजों में कई दिक्कतें आती है। लेकिन जो अनुभव है सर का, इस अनुभव के चलते हुए आज हम जो दवाई बनाते हैं वो काफी अच्छी बन जाती है। सर का रॉ मटेरियल जो रहता है वो काफी अच्छा दवाइयाँ रहती है, जो प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में उपजाऊ जो रहती है दवाइयाँ, वहां से सर गिनी चुनी दवाइयाँ लेते हैं। उसे दवाइयाँ लाकर उनका चुनना, उनसे छानना, उसको संग्रह करना, वो संग्रह करके उनको रखने की एक अलग सी प्रक्रिया रहती है, जो बाकी यहाँ पे हमें नहीं मिलती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमने सर से सीखी। यदि यही मेरी संपत्ति है, ये बात हमने सर से कई बार सुनी है, और ऐसी सिर्फ सुनी नहीं है, तो हमें ये बात महसूस भी होती है। जैसे अगर ये दवाई है, सब बनाते हैं सर, तो वो दवाई बनाते हुए हर एक चीज का बारीक से ध्यान रखते हैं, उसकी वजन कितना है। अगर वो दवाई इधर से उधर हो गई तो फिर भी सर हमें चिल्लाते थे कि ये दवाई इधर से उधर नहीं रखनी है। या फिर अगर समझो कुपिपक्व रसायन है, जैसे सुवर्ण सिंदूर, ताम्र सिंदूर, रस सिंदूर, ये अगर दवाइयां बनानी थी तो उसमें जो अग्नि देना है, अग्नि का जो सब्सटेंस है, तो उसके जो स्टेजेस है वो क्यों चाहिए, कितनी चाहिए, उसकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए, ये सब चीजें हमने सर से सीखी। अगर उसमें मात्रा अग्नि की कम लगी तो उसमें कई बार ऐसा रहता है कि ऊपर के कुपी में नीचे को दवाइयां ज्यादा रहती हैं, और ऊपर उसके उसकी जो सोंगटी बनती है, अंगूठी बनती है, वो अच्छी नहीं बनती। लेकिन अगर हमने अग्नि ज्यादा बढ़ाया तो सोंगटी जल्दी बन जाती है,
लेकिन उसमें खरपाक होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसी बारीक बारीक चीजें हमने सर से सीखी, जो हमें आज भी काफी महत्व रखती है। औषधियां जब सर इस्तेमाल करते हैं, तो जिस तरह एखादा सोनार अपने सोना, हीरा या फिर अलग से जो ये रहते हैं, रत्न रहते हैं, उनको जिस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं या फिर हाथ लगाते हैं, उसी तरह से सर अपनी दवाइयों को हाथ लगाते हैं। जिस प्रकार से वो उनको सब इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से उनकी दवाइयां आज सोने के जैसे काम करती है। वो सिर्फ सुवर्ण सिंदूर हो या फिर सुवर्ण गैरिक हो, जो भी दवाई सर हाथ में लेते हैं वो हीरा बन जाती है। औषध निर्मित करते हुए अगर हम पूरे दिल से दवाइयां बनाएंगे, तो उसमें हम जो लगन लगाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिस श्रद्धा और भक्ति भाव से दवाइयां बनाते हैं, उस दवाई को अगर हम इस्तेमाल करने को जाते हैं, तो हम एक कण भी उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कि हमें पता रहता है कि इस दवाई का मोल क्या है। और इसी के चलते जो दवाइयां जितना कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी फर्क आ जाता है। जो हम वैद्य चतुष्पाद जो हम बोलते हैं, जिसमें हम बोले हैं कि दिव्य का क्या गुण है कि अल्प मात्रम, ये अल्प मात्रा यहाँ पे हमें सीखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी कुछ चीजें मुझे जो टाइम दिया है उसमें बोली है। मैं ये बोलता हूँ कि आपसे सर हमने बहुत सारी चीजें सीखी है और भी सीखेंगे। आपको धन्यवाद, और मैं अभी रुकता हूँ। निषाद पाठक. मिलियन आली आहे का? ठीक आहे, निषाद बोल. क्या मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा. हाँ, नमस्कार। मैं वैद्य निषाद फाटक, वैद्य मल्हार जोशी सर का विद्यार्थी। जिस प्रकार मेरे सीनियर जो गुरु बंधु थे, उन्होंने बताया कि एक विद्यार्थी घटने मतलब तैयार होने के लिए, पकने के लिए जो कुछ चीजें जरूरी होती है, उसमें उसका अध्ययन जरूरी है, उसकी तपश्चर्या जरूरी है, उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है उसका, वो है गुरु का होना। गुरु जिसे हम फिनिशिंग टच बोलते हैं, फिनिशिंग टच देने का काम सिर्फ गुरु ही कर सकता है। अन्यथा आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे लिखावट हो चुके हैं, लेकिन उनमें से क्या उठाना है, उनमें से क्या सीखना है, वो सिर्फ गुरु ही बता सकता है। जैसे कुम्हार अपने बच्चे को पहले कीचड़ में हाथ डालने के लिए प्रवृत्त नहीं करता, पहले वो उसे दिखाता है कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद उसके हाथ लेकर, हाथ पर हाथ रख कर उसे घड़ा मतलब घट बनाने के लिए प्रवृत्त करता है। उसी प्रकार मैं जब सर के यहाँ सीखता हूँ, मैंने शुरू किया, तब सर ने पहले ही कहा था, वहाँ उस कोने में खड़े रह के सिर्फ देखो, मैं जो कुछ बातें करता हूँ वो सुनो। इस प्रकार ऐसा शुरू होते 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 आप परिपक्व होते जाते हैं, आपके ज्ञान में बढ़त हो जाती है। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने बताया था कि गुरु और शिष्य, गुरु और शिक्षक, इन दोनों में क्या भेद है, कि शिक्षक ये परिस नामक पत्थर की तरह होता है, वो लोहे को सोने में बदल देता है, लेकिन गुरु लोहे को परिस में बदल देता है, जो फिर से लोहे को परिस में बदल दे। उसी प्रकार गुरु हमें आगे का ज्ञान कैसे संपादन करना चाहिए, उसकी राह बताता है। इसके चलते हमारे
जो स्किल्स है, जो हमारी व्यक्तिमत्व है, उसमें बढ़त होती रहती है। जो मैंने कुछ साल सर के साथ रहकर उनसे सीखने का प्रयास किया है, तो बहुत बोलने के लिए है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो संज्ञाएं रहती है, दोष है, अग्नि है, इनकी व्याख्या नहीं की जाती, इनका व्याख्यान किया जाता है। उसी प्रकार गुरु के प्रति गुरु की व्याख्या नहीं होती, गुरु पर व्याख्यान किया जा सकता है। इसके लिए मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही आवाज आ रही है। सॉरी। हाँ, आदरणीय वैद्य मल्हार जी सर और सभी उपस्थित वैद्यगणों को मेरा प्रणाम। आज राष्ट्रीय गुरु पद की नियुक्ति हुए हमारे सर जी का सभी शिष्यगणों की तरफ से मनपूर्वक अभिनंदन। इस अवसर पर मुझे अपना मनोगत व्यक्त करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज जो आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम है, वो सिर्फ सर के वजह से ही है। जब सभी लोग मुझे मिक्स प्रैक्टिस करने के लिए उद्युक्त कर रहे थे, उसी वक्त सर ने मेरे मन में आयुर्वेद के प्रति विश्वास जगाया। मेरा मन भी दोलायमान हुआ था जब इंटर्नशिप में सभी एलोपैथी सीखने के लिए लग गए थे। तब सर ने मुझे पूछा, एक केस बताओ जो आयुर्वेद से हम ठीक नहीं कर पाते। हमें आयुर्वेद की नींव पक्की करनी है। तुम्हें कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। कभी भी अगर कोई शंका हो, मैं हर शंका का निरसन करूंगा। ये विश्वास सर ने मन में जगाया। ओपीडी में हर केस का अभ्यासपूर्ण विवेचन, हेतु संप्राप्ति का आयुर्वेद पांच भौतिक विचार कैसे करे, ये सिखाया। पांच भौतिक सोच को प्रगल्भ किया। पांच भौतिक को ग्रंथोक्त संदर्भ के साथ सिखाकर पांच भौतिक के जैसा क्लिष्ट विषय बहुत सहजता से सिखाया। प्रैक्टिस में एप्लीकेशन करना सिखाया। केस पेपर टेकिंग से पेशेंट के साथ काउंसलिंग तक हर बारकाई का महत्व पद आज तक सिखा रहे हैं। कितना भी कठिन केस हो, उसका निदान, हेतु, संप्राप्ति का सखोल अचूक विचार करते हैं तो कम औषधियों से कम मात्रा में उपयोग करके भी पेशेंट को गुण जल्दी आता है। ये हमने देखा और सीखा है। पांच भौतिक मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए सिखाया। हर केस में विचार कैसे किया, ये पहले सर हमेशा पूछते हैं। सवाल पूछकर उसका जवाब ढूंढने के लिए प्रवृत्त करते हैं। अनेक कठिन केसेस में सिंपल मेडिसिन से अद्भुत रिजल्ट सर के यहाँ आते हुए देखे और विश्वास और दृढ़ होता गया। आयुर्वेद को मूलभूत सिद्धांत आपके पक्के होने चाहिए, उनका एप्लीकेशन करना आना चाहिए। आयुर्वेद निदान संप्राप्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए, तो चिकित्सा आसान होती है। आज भी अगर हम सर से 2 मिनट बात करते हैं तो नया विश्वास, ज्ञान और उत्साह बढ़ता है। आयुर्वेद गुरु से ही सीखना चाहिए। गुरु कृपा है तो आपकी हर मुश्किल आसान होती है। ये उनके आशीर्वाद, आशीष का प्रभाव होता है। इंटर्नशिप में ही मेरे सारे खुद के मेडिसिन तैयार थे और गुरु कृपा से प्रैक्टिस भी शुरू हो गई। आज भी जो कुछ भी हूँ वो सर के आशीर्वाद से ही हूँ। गुरु वचन के माध्यम से हमें आज सीखने को मिल रहा है, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमें लेना चाहिए। जैसे माँ बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, उसी तरह सर ने उंगली पकड़कर आयुर्वेद की राह पर हमें चलना सिखाया। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि सर जैसे गुरु मुझे मिले। गर्व महसूस होता है हमें उनका कार्य बहुत विशाल है। राष्ट्रीय गुरु पद मिलना इसका सार्थक है। आज जो मुझे थोड़ा अनुभव व्यक्त करने के लिए अवसर मिला, उसके लिए धन्यवाद। और आगे का सूत्र संचालन वैद्य योगेश तेली के लिए देती हूँ। थैंक यू। आज इस व्याख्यान के 19वें सत्र में सर हमें श्वास और हिक्का व्याधि, इनकी औषधि और चिकित्सा, इस विषय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि वे मार्गदर्शन करें। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सभी को? योगेश, आवाज आ रही है? जी सर। ये तो सर। हाँ ठीक है। हो सर। मैंने पहले 2-4 स्लाइड्स मैंने आगे समय के चलते मैंने वो सब पीछे छोड़ दिए।
मेरे हिसाब से आज का 17वां लेक्चर था, लेकिन अभी सूत्र संचालक जी ने बताया है 19वां है, माफ कर दीजिए। जैसे कि हमने हर एक लेक्चर की आखिरी स्लाइड्स में हम विचार करते हैं कि आगे की चर्चा सत्र में क्या होगा, वो जो लास्ट स्लाइड होती है वही इस लेक्चर की पहली स्लाइड होती है। उसी के चलते आज हम श्वास हिदमा या श्वास हिक्का इस व्याधि पर चर्चा करने वाले हैं। अभी जो मेरा 2-3 विद्यार्थियों ने जो भी मेरे बारे में कुछ भी कहा है, वो सब मुझे कैलाशवासी आवाज दातार शास्त्री जी से ही मिला है। उनके पथ पर उन्होंने दर्शाए ये पथ पर निरंतर चलने से ही ये सम्मान मुझे कल मिला है, ऐसा मेरा मानना है। मैं कुछ अलग करता नहीं था, लेकिन जो भी किया वो गुरु के मार्गदर्शन से ही आज तक करता आया हूँ। उसी के चलते अभी राष्ट्रीय गुरु करके मुझे सम्मानित किया गया है कल। अब और 1-2 स्टूडेंट ज्यादा मिल जाएंगे कि जो मेरे साथ मेरे दवाखाने में क्लिनिक में आकर मैं जो ये चिकित्सा की चर्चा आपके सामने करता हूँ, वो उन दोनों को पूरे साल भर प्रत्यक्ष देखने को मिल जाएंगे। आज हम श्वास हिक्का इस व्याधि पर पहले चर्चा करेंगे, उसका एक रुग्ण पत्रक देखेंगे, उसमें प्रयुक्त होने वाली दवाइयों, जो मैं दवाइयां यूज करता हूँ उनके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद अंतिमतः एक कल्प निर्माण विधि, इसका भी थोड़ा सा विचार हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। पंचभौतिक सिद्धांत जैसे कि अभी सब बताया गया है, लेकिन हमने जो चर्चा का प्रारंभ किया है वो पंचभौतिक सिद्धांत है, कुछ व्याधि है, और पिछला जो अंतिम लेक्चर था वो व्याधि क्षमत्व के ऊपर आयुर्वेद व्यासपीठ द्वारा जो हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया था, उसी के चलते हमारा पिछला लेक्चर व्याधि क्षमत्व के ऊपर रहा। निसर्ग शरीर एक उष्णता, अध्वशोष, प्रारंभ आदि सभी विषय के बारे में हमने विचार कर लिया है। आज का विषय है श्वास हिक्का। वाग्भटाचार्य इसको कास वृद्ध्या भवेत् श्वासः ऐसा नामाभिधान पहले ही देते हैं, ठीक है। ग्रंथों में जो दिया गया है वो 2-4 स्लाइड्स में हम सिर्फ देखेंगे, और जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इसके बारे में वो उसके बाद शुरू कर देंगे। उसका निदान जो ग्रंथों ने बताया है उसमें ये छोटे छोटे मुद्दे आ जाते हैं। नूतन व्याधि की उपेक्षा, काश जब नूतन होता है, नवीन होता है, उसकी उपेक्षा करने से अमातिसार जैसे कुछ व्याधियों का उपहास करने या उनके ऊपर दुर्लक्ष्य करने से ये सब ग्रंथोक्त नहीं है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आयुर्वेद में एलर्जी का उल्लेख कहीं पे नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, लेकिन श्वास के जो निदानार्थक मुद्दे बताए हैं उनमें रजक कण, धूम, इनका उल्लेख आता ही है। वात विकृति है, मर्माघात जन्य श्वास, शीत जल अति पीने से श्वास, शीत जल एक निदानार्थक लक्षण कारण बताया है। प्रकार क्षुद्र, तमक, उसमें प्रथमक, छिन्न, महान, ऊर्ध्व। प्रथमक यानी शीत ही शाम्य तत् प्रथमक कहा। ये सिर्फ मैं आपके सामने रखकर आगे जाने वाला हूँ। मंदे अग्नो, इसकी जो प्रखर कारण मीमांसा बताई गई है वो मंदे अग्नो, अग्निमान्य जन्य संप्राप्ति होने वाला ही यह व्याधि बताया गया है। प्रारंभ आमाशय से है, उरस्थान स्थित है, सर्व शरीरगामी। बात पहले प्राधान्य मैंने बताया, कफ अवरुद्ध बन जाता है,
व्यान की दृष्टि होती है, प्राणवह तथा अन्नवह स्रोतों दृष्टि के कारण ये वैसे तो सीधा साधा लगने वाला लेकिन मृत्यु तक ले जाने वाला यह व्याधि ग्रंथों ने भी बताया है, उपेक्षा से वो ले ही जाता है। किसी का शायद माइक चालू रह गया है, प्लीज वो क्लोज कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। हिदमा या हिक्का, श्वास के जो हेतु प्रारूप संख्या प्रकृति संश्रय ये सब बताया है, उसी से साम्य रखने वाला ये हिक्का या हिदमा ये व्याधि है। इसी के चलते इन दोनों का साथ साथ में विचार ग्रंथों ने भी किया है, हम भी करने वाले हैं। इसके भी प्रकार 5 ही बताए हैं, भक्तोद्भवा, क्षुद्रा, यमला, महती, गंभीरा। अब ये प्रकार के अनुसार कुछ पूर्व रूप, उनके लक्षण समूह, सामता, निरामता, संख्या, स्त्रोतोगामित्व, साध्यासाध्यत्व, उपद्रव आदि के बारे में हम ग्रंथों के आधार से पूरा ज्ञान ले सकते हैं या लेंगे। इसके बारे में बहुत सारी दीर्घ चर्चा हम इस लेक्चर में नहीं करने वाले हैं, लेकिन श्वास ये व्याधि का प्रैक्टिकल अप्रोच हम कैसे लेना, हमें कैसे लेना चाहिए और हम कैसे ले सकते हैं और उसको ठीक भी कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा सिर्फ आज हम करने वाले हैं। उसी के चलते एक केस प्रेजेंटेशन भी होगा, जो दवाइयां बार बार यूज होती है उनका भी विचार इस लेक्चर में होगा, और जैसा कि एक कल्प भी इस कैसा बनाते हैं वो भी मैं आज बताऊंगा। जैसे कि ग्रंथों का विधान है, उपेक्षा, इसकी उपेक्षा करने से मृत्यु कारक भी रिजल्ट मिल जाते हैं, मिल सकते हैं। यानी कि इस व्याधि को, इसके पहले स्लाइड्स में उसका पूरा विचार भी आया है, लेकिन उपेक्षा मत करना, ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। और कुछ ना कुछ व्याधि अवस्था के हिसाब से रुग्ण को कुछ ना कुछ उपशय देना है, या अभी रुग्ण को कुछ तकलीफ नहीं होती। कोई मनीषा पाठक करके वैद्य है क्या? उनका ऑडियो चल रहा है, प्लीज वो ऑडियो बंद कर दीजिए। वैद्य मनीषा पाठक। तो दातार शास्त्री जी भी इसके ऊपर बहुत सारा कंसंट्रेशन करते थे, या हमें कंसंट्रेशन करने को उन्होंने मार्गदर्शन भी किया है। कृत्वा कार्याम क्रियाम प्राप्ताम क्रिया कालम पे, रुग्ण अवस्था के हिसाब से रुग्ण को जो क्रिटिकल अवस्था में जा रहा है उसको या उसकी वो अवस्था रोकने के लिए जो भी आवश्यक है, वो दवाइयां होंगी, पंचकर्म होगा, अग्निकर्म होगा, विद्याकर्म होगा, जो भी होगा वो करके पहले रुग्ण को स्थिर करना, यानी कृत्वा कार्याम, जो भी आवश्यक है, जो कार्य करना आवश्यक है उसी से उसको स्थिर करना। या उसको अभी हमने गत 2 साल में कोरोना के बारे में बहुत सारी चर्चा की है। आज भी एक पेशेंट के बारे में मैंने सुना है, धीरे धीरे उसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना और आगे जाकर मृत्यु होना। ऐसी जो जब भी ऐसा जो प्रसंग आता है उसमें पहले वो उसको ऑक्सीजन लेवल से ठीक, उसकी ऑक्सीजन लेवल ठीक करना, जो भी आवश्यक है वो दवाइयां देना, बाद में उसका श्वास कैसा ठीक करना है कैसे नहीं करना है ये हम बाद में सोच सकते हैं, लेकिन पहले उसको उसकी मृत्यु न हो इसके भी उपाय हमें सोचने चाहिए, और वो हमारे हाथों के पास या हमारे दवाखाने में होने चाहिए। सबसे पहले प्रैक्टिकल में मैं जो यूज करता हूँ वो आश्वासन चिकित्सा है। ज्यादातर अत्यधिक अवस्था में हमारे पास कोई पेशेंट आता ही नहीं है, लेकिन जो जीर्णावस्था प्राप्त हो चुके होते हुए है वो सभी पेशेंट हमारे पास निश्चित आते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो
उन बहुत सारे रुग्णों में स्टेरॉइड्स का प्रयोग शुरू हो गया होता ही है। उसी के चलते उसके जो दुष्परिणाम है, वो दुष्परिणाम से बचने के लिए या रोज रोज हमें स्टेरॉइड्स नहीं चाहिए, नहीं लेनी है, ऐसे बताते हुए रुग्ण हमारे पास जब भी आते हैं तो उनको पहले ही, बाकी सब चिकित्सा करने के पहले आश्वासन चिकित्सा उनको देनी बहुत जरूरी रहती है। ये मैं सिर्फ प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ग्रंथों में जो भी दिया है वो हम सब अलग अलग पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे सामने जो भी पेशेंट आता है उसको पहले आश्वासित करना चाहिए। इस अवस्था से आयुर्वेद के जो भी मार्गदर्शन है उसी से आप अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। यदि आप रोटा वेलर जैसी कोई दवाइयां लेते हैं, रोटा कैप लेते हैं, ऐसी सभी दवाइयां आपकी बंद हो सकती है और ये सब आपके कंसल्टेंट लोग करेंगे। ऐसा आश्वासन यदि हमने रुग्णों को दिया तो रुग्ण बहुत आश्वासित भी हो जाते हैं और हमारी जो दवाइयां लेनी है तो उसके जो हमारे मूल सिद्धांत है उसी के चलते हम उनकी चिकित्सा भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो अत्ययिक अवस्था में होते हैं उनके लिए स्नेहन स्वेदन, अक्तम लवण तैलेन ग्रंथों ने दिए हुए सब रेफरेंसेस है। सीने को, पीठ को तिल तेल या संदव जल लगाकर सेक करना, यदि जरूरत पड़े तो सद्यो वमन जैसे भी उपाय करने वाले हमारे बहुत सारे वैद्य मित्र हैं। जहां भी जरूरत पड़े वो अग्निकर्म करते हैं, विद्या कर्म भी करते हैं। श्वास यदि अवरोधित हो गया हो तो विद्या कर्म का बहुत सारा अच्छा लाभ उसमें दिखाई देता है। धूपन चिकित्सा है और औषधि चिकित्सा तो है ही है। हमारे पास हमारे खुद ने बनाए हुए बहुत सारे ऐसे कल्प होने चाहिए कि जो मृत्युकारक अवस्था से भी रुग्णों को थोड़ी काल के लिए का या होना उसको वहां से पीछे लाना उन द्रव्यों के प्रयोग से होना चाहिए। जैसे कि हेमगर्भ मात्रा है, वसंत कुसुमाकर, लक्ष्मी महालक्ष्मी विलास आदि जैसे द्रव्य है जिनका बहुत सारा प्रयोग अभी कोरोना के काल में भी मैंने किया और उनसे रोगों का ऑक्सीजन लेवल है, बाकी सब भी लक्षणों में बहुत सारा अच्छा असर दिखाई दिया। ऐसी दवाइयां हमारी खुद की बनाई हुई तैयार रहनी चाहिए, जब भी जरूरत पड़े वो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आज का विषय जो श्वास व्याधि है उसी के लिए रोगा सर्वेपि मंदग्नो ऐसा मैंने नहीं लिखा है। उसका तो आमोषोद्भूत मंदे अग्नि से होता है, ये सब ग्रंथों ने भी दिया है। लेकिन हमारे पास जो भी व्यक्ति हमारे पास आती है, हाँ, आघातजन्य हो, बाह्याघातजन्य या वायरल इन्फेक्शन आदि आदि, इनसे जो प्रभावित नहीं है ऐसे आने वाले सभी लोगों का प्रायः, मैं प्रायः करके बोल रहा हूँ, शरीर जन्य या शरीर से निर्मित व्याधियों में प्रायः मंदाग्नि रहता है। जो भी वो विरुद्ध होगा, विरुद्धान्न सेवन होगा, विरुद्ध विहार होगा, अजीर्ण होगा, कम खाना होगा, ऐसे जो भी कारण हमारे मंदाग्नि के लिए बताए गए हैं वो सभी या उनमें से कोई ना कोई एक कारण उस व्यक्ति में होता ही है और उसी का पहले हमें निदान, संप्राप्ति, चिकित्सा करके फिर आगे जो भी मुख्य व्याधि है मैंने पहले ही बताया है, आवश्यक स्थिर स्थावर करने वाली चिकित्सा करने के बाद ही हम इसका विचार करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी जरूरत है और उसका मंदाग्नि ठीक करने से ही आगे जाकर हम उसको कुछ लाभ दे सकेंगे। मंदे अग्नो, ये जो हमारा निदानार्थक परीक्षण रहता है, यानी कोई इसका नाड़ी परीक्षण करके करेगा, कोई प्रश्न परीक्षा करके करेगा, कोई उदर परीक्षण करके करेगा, लेकिन जैसे ही
हमें समझ में आ जाता है कि इसका अग्निमान्य है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम उस अग्नि की चिकित्सा करने के लिए विचार कर सकते हैं या विचार करेंगे, और आगे व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा के बारे में जल्दी से ही सोच सकेंगे। रुग्ण को जल्दी उपशय देना यह हमारा सहज और आसान काम हो जाएगा। अब जैसे कि पंचभौतिक चिकित्सा में उदर परीक्षण, तो यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड, स्त्री रुग्ण में गर्भाशय, इनका परीक्षण पीडनासत्व है या नहीं है, यह सब बातें पहले ही देखी जाती है। उसी के स्थान पर नाद परीक्षा भी हम करते हैं। इसी के चलते शरीर का साधारण प्रारूप हमारे सामने आ जाता है। तो ये साधारण प्रारूप हमारे सामने आ गया, तो हमें किस दिशा से चिकित्सा प्रारंभ करनी है, ये हमारे अभिमय यकृत यानी क्या है, उसका परीक्षण कैसा है, ये सब बातें मैं अभी यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। इसका एक एक पूरा लेक्चर यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप वहां से इसका परीक्षण कैसा करना है, क्या क्या होता है, सभी बातें उसमें बताई गई है। सिर्फ इसका उल्लेख करके हम आगे जाने वाले हैं। यदि आपके पास पंचभौतिक चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली औषधियां नहीं है, तो भी ये उदर परीक्षण आपने किया और आपको ये सब बातें ध्यान में आ गई, तो उस फलत्रिकादि गुग्गुल के प्रयोग करना है, ये आपको समझ में आ गया है। लेकिन आपके पास वो नहीं है, तो आप उसी के चलते उस दूसरा कोई द्रव्य भी जो भी आपके हर रोज के प्रैक्टिस में प्रयुक्त होता है, वो आप मलावरोध करके लक्षण जैसे है यकृत का पीडनासत्व है, उसी के चलते आरोग्यवर्धिनी ऐसी आप दवा यूज कर सकते हैं। प्लीहा के बारे में, मूत्रपिंड के बारे में, ये सब आप प्रयोग में ला सकते हैं। दवाइयां कौन सी भी चलेगी, लेकिन ये विचार अच्छी तरह से होना चाहिए। उसी के चलते मैंने एक दो दवाइयां हर एक के बारे में आपके सामने रखने की चेष्टा की है। पीडनासत्व है, उसके लिए फलत्रिकादि गुग्गुल है, फलत्रिकादि क्वाथ भी आप यूज कर सकते हैं। ये सब पंचभौतिक है, यानी ग्रंथों से कुछ अलग है ऐसी बात नहीं है। ये सभी का ग्रंथों से ही एक अलग विचार के सामने करेक्शन हो गया है, और उसी को पंचभौतिक नाम दिया गया है। वही सब दवाइयां रहती है। मेरे प्रैक्टिस में अभिपत्तिकर चूर्ण है, तालिसादी चूर्ण है, जब भी जरूरत हो तो आरोग्यवर्धिनी, ताम्र भस्म का प्रयोग मैं बहुत सारा करता हूँ। उसके साथ यकृत के लिए भूधात्री चूर्ण है, कुमारी आसव, आवश्यक हो तो पंचकर्म विरेचन आदि ऐसे हम चिकित्सा यकृत के बारे में कर सकते हैं। अभी भी जो बात मैं बोल रहा हूँ वो भी रुग्ण को स्थिर स्थावर करने के लिए, यानी रुग्ण की पूरी शरीर की जो भी विकृति है, अग्निमांद्यजन्य से शुरू होकर ये पीड़ना सहित्व तक, या उसके नाद परीक्षा से हमारे ध्यान में आ गई है, उसका ठीक करना, यही बात सिर्फ मैं आपके अभी सामने रख रहा हूँ। ये बातें सभी व्याधियों के लिए हम पहले से ही करते हैं, तभी आगे जाकर व्याधि प्रतिनिक दवाइयां दिया तो जल्दी से पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन हर एक पेशेंट के बारे में यदि हम ऐसा सूक्ष्म विचार करते रहे, तो रुग्ण को भी अच्छा लगना जल्दी शुरू हो जाता है, और मूले कुठारा, जहाँ व्याधि का मूल है वहां चिकित्सा होने से व्याधि मोक्ष भी जल्दी मिल जाता है। ऐसी बात आपके धीरे धीरे ध्यान में आने लगेगी। प्लीहा अस्मंत परीक्षण है, यहाँ वरांगक्षार है, परिपाठादि क्वाथ है, हरिद्रा तेल, स्नेहन, और यकृत के लिए जो भी यकृत प्लीहान शोणित, जो दोनों उनका दोनों का ही साधर्म्य है, तो यकृत के लिए जो भी दवाइयां मैंने अभी बताई है वो भी आप प्लीहा विकृति में, लेकिन थोड़ा सा विचार पूर्वक या मात्रा कम ज्यादा करके आप प्रयुक्त कर सकते हैं। मूत्रपिंडा संबंध, वहां प्राय शीतिवार जो हरलू करके हम प्रयोग में लाते हैं,
मोक्षवादी गुगुल है, मूत्र विशोधनारिष्ट है, अभिपत्तिकर चूर्ण तालिस आदि। अभिपत्तिकर का तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है। अभिपत्तिकर चूर्ण मल मूत्र विबंध कर, तो विबंध नुत यानी दोनों का विबंध नष्ट करने वाला यह उत्तम चूर्ण है। मल मूत्र विबंध नुत दोनों का भी विबंध कम करने वाला। इन्हें बहुत सारे रुग्णों में मैं ये यूज करता हूँ। तालिस आदि है, यकृत के जो भी अन्य दवाइयां बताइए, औषधियां बताइए, वो भी समय समय पर हम मूत्रपिंडास्मंत के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। अपान विकृति कम करना है तो जरूरत पड़े तो पंचकर्म से प्रायः बस्ती चिकित्सा का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। बाकी विरेचन वगैरह आदि चिकित्सा के साथ ज्यादातर अपान विकृति कम करने के लिए बस्ती चिकित्सा लाभदायक सिद्ध होती है। स्त्री रुग्ण यदि होती है तो चंद्रप्रभा है, पद्मकाष्ठ है, प्रवाल भस्म, मंडोल भस्म, मंजिष्ठा और उपसरी, ये दो आनंदमोल, ये दो जो द्रव्य है उनका जो कल्प हम बनाते हैं उसको जिंगी शारदी करके नाम दादा शास्त्री ने दिया है। और उसके साथ मूत्रपिंड जन्य विकृति की जो भी औषधियां होंगी उनका भी प्रयोग करके हम लाभ ले सकते हैं। इस तरह हमने आवश्यक पांचभौतिक निदान और उसकी चिकित्सा इसका विचार अभी तक किया है। ज्यादातर जैसे ही मैंने बताया, ये सभी व्याधियों में करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि आपको इतना समय नहीं है या रुग्ण आपके पास ये इतना सब विचार, इतनी सब क्रिया, इतना सब 2-4 हफ्ते का समय व्यतीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप या कभी कभी मैं भी व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा के साथ ये सब चिकित्सा विचार करता ही हूँ। रुग्णों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी पहले आपका यकृत ठीक करूंगा, बाद में आपको श्वास चिकित्सा दूंगा, ये बताने की बात नहीं है। लेकिन पहले हमने जो भी व्याधि प्रतिनिक दवाइयां हम अभी इसके बाद तय करेंगे, उन व्याधियों उन दवाइयों के साथ यकृत प्लीहा मूत्रपिंड का गर्भाशय का पूरा विचार भी हम पहले से ही कर सकते हैं और उसके लिए भी दवाइयों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब ये श्वास और हिदमा या श्वास और हिक्का की विशेष चिकित्सा, विशेष निदान, ये सब हम देखेंगे। ये श्वास और हिदमा ये वाग्भटोक्त श्लोक है। दोनों की निदान हेतु चिकित्सा सब एक जैसी होती है, दोनों ही तुल्य में है। इसके लिए दोनों का एक साथ विचार हम कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रंथों में कल्प है, बहुत सारे औषधियां दिए हैं। वृद्ध वैद्यागार से भी हमें इसमें बहुत सारे मार्गदर्शन मिलता है। जैसे कि हम व्यवहार में सोचते हैं 60-70 किलोमीटर अंतर हम यदि एक दिशा से जाते रहे तो वहाँ की संस्कृति अलग होती है, वहाँ का नेचर अलग होता है। वैसे ही पूरे भारत देश में उसी इलाके से ये श्वास व्याधि का निदान और चिकित्सा बहुत सारी अलग अलग होती हुई हमें दिखाई देती है। कुछ बहुत सीधे साधे दवाइयों से भी कठिनतम श्वास ठीक होने वाले रुग्ण भी हमने देखे हैं, वो ठीक करने वाले वैद्य भी हमने देखे हैं। ये सब धीरे धीरे जैसे भी हमें जरूरत पड़े उसका भी अभ्यास, उसका भी संकलन, उसका भी उन दवाइयों का भी संकलन हो सके तो हमें करना चाहिए। मेरे प्रयोग में जो भी दवाइयां मैं यूज करता हूँ, खुद बनाता हूँ, उसके बारे में हम सोचेंगे। ये सीतोपलादी चूर्ण है, ज्येष्ठमत चूर्ण है, त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी नारायण, कासहर चूर्ण के बारे में मैंने एक लेक्चर में पूरा बहुत सारा विस्तृत जानकारी भी आपके दी है। योगराज गुग्गुल, उसका पाठ आपने यदि देख लिया तो श्वास के ऊपर वो बहुत सारा अच्छा असरदार काम कर सकता है, ये ग्रंथों ने ही दिया है। पुष्करमय चूर्ण
इसका प्रयोग मुझे अच्छी तरह से पता है, यह अभी ओरिजिनल मार्केट में नहीं मिलता। वैसे बहुत सारी दवाइयां ऐसी है कि जो मार्केट में जो भी मिलती है उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए, कर रहे हैं और उससे लाभ भी हो रहा है। लेकिन अभी जो मार्केट में सुगंधी काष्ठ करके जो मिलता है उसी को हम चूर्ण बनाते हैं, उसी को भावना उसी से भावित करके 3 बार 4 बार 7 बार भावित करके हम रखते हैं और उसका बहुत मामूली सा चूर्ण इसके लिए प्रयुक्त करते हैं, उसी के नाम से प्रयुक्त करते हैं। तो ग्रंथों ने जो पार्श्व शूलन प्लूरसी कम करने वाला ऐसा जो बहुत बड़ा इसका लाभ दिया है वो, और उसमें हम अभी जो मिल रहा है पुष्कर्म करके उसी से लाभ ले सकते हैं। लेकिन भावना देकर उसका वीर्य भी हमें बढ़ाना चाहिए। श्वास कुठार ये तो सबको मालूम ही है, तो बहुत सारा है। तो श्रृंग भस्म भी हम यूज कर सकते हैं। टंकणमारी अभ्रक भस्म, इसके बारे में भी मैंने 2 लेक्चर में बहुत सारी चर्चा की है। जरूरत पड़ने पर सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म है, या जो भी हम अभ्रक भस्म प्रयुक्त करते हैं, वसंत कुसुमाकर है, मयूर पिच्छामशी, तो हिक्का के लिए बहुत सारी प्रचलित दवाइयां हैं। यदि कोकण प्रांत में आप गए तो जहाँ ये मयूर या मोर का वास्तव्य रहता है वहीं के लोगों ने जो भी उनको मिलते हैं उनकी रक्षा या मशी बनाकर वो घर में रखते ही है। किसी को भी खांसी, श्वास, हिक्का, कौन से भी तकलीफ हो तो इसका प्रयोग बहुत सारा कोकण प्रांत में होता ही है और वो अच्छी तरह से करते हुए लाभ भी ले लेते हैं। अभी मैंने ये सब दवाइयां आपके सामने रखी है। वैसे देखा जाए तो शीतोपराधी चूर्ण के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मैंने दी है, लेकिन अभी 1-2 स्लाइड्स इसके भी दिखाऊंगा, त्रिभुवन कीर्ति के दिखाऊंगा। और एक अलग विचार मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो सिर्फ विचार आपके सामने रखने के बजाय उसकी जो रुग्ण है उसका रुग्ण पत्रक ही मैं आपके सामने रखता हूँ। थोड़ा सा पहले एक विचार या जो भी रुग्ण है उसका विचार हम करेंगे। बाल दमा, ये एक शब्द धीरे धीरे बहुत सारे डॉक्टर लोगों ने समाज में प्रचलित करना अभी शुरू किया है, या बहुत सारे सालों से चल रहा है। बालकों में होने वाला श्वास, अभी श्वास व्याधि, लेकिन एक उसका पहलू मैंने सिर्फ आज के लिए लिया है, वो बालकों में या बच्चों में होने वाला, उसी को बाल दमा करके एक संकल्पना सभी समाज में हम अभी देख रहे हैं। चलती है, 2.5 साल का बच्चा है, रिलास और थोड़ा सा श्वास लगता है करके मेरे सामने लाया गया। श्वास के बारे में जो उन्होंने मुझे इतिहास या पूर्ववृत्त बताया, तो 2.5 साल का बच्चा है, लेकिन उसको भी स्टेरॉइड रहने वाले दवाइयां, रोटावेलर, ये सब दिया गया था और उसी से ही उसको अभी लाभ हो रहा था। बाकी कौन सी भी दवा उसके लिए प्रयुक्त की तो गुण नहीं आ रहा था, उसको रिलीफ ही नहीं मिलता था। ठीक है, तो धीरे धीरे उसको हमें उसी से या स्टेरॉइड से पूरा बाहर निकलना है। फिर ये प्रतिशय, उल्लास आदि या श्वास, ये व्याधि उसमें न आए, और वो बालक है उसी की बाल्यावस्था में ही उसको इन सब कंप्लेंट से हमें बाहर निकलना है। ये विचार ध्यान में रखकर कुछ प्रश्न परीक्षा में करता हूं। उसी के चलते मैंने पहले 2 प्रश्न किए।
वो है मूत्रकंडु और गुदकंडु। मूत्र स्थान पर, गुद स्थान पर कहीं पे खुजली आती है क्या? जो मेरे पास ये सब मैं सीख कर गए उनको डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा ये प्रश्न मैं क्यों पूछता हूँ। बाल वय है, हमें मालूम है वो कफकाल रहता है, पूरे हमारा जो जीवन क्रम है उसी के चलते। और मूत्रकंडु और गुदकंडु ये जो लक्षण, दो विशिष्ट लक्षण मैंने प्रश्न परीक्षा से पूछे हैं, इन्हीं के चलते कृमि का शरीर में होना या कृमि उत्पन्न हो सके ऐसी पार्श्वभूमि शरीर में तैयार होना, इसका ज्ञान हमें हो जाता है। ये दोनों निदानार्थक लक्षण है, इनका विचार हमें बाल्यावस्था में तो जरूर करना पड़ेगा। कभी कभी कृमि के बाकी सारे लक्षण भी हमें दिखाई दिए तो मैंने प्रौढ़ावस्था में भी रुग्णों को पूछा है और वो भी हाँ ही करके बोलते हैं, वो भी हाँ ही करके बोलते हैं। और सिर्फ कृमि की चिकित्सा प्रौढ़ावस्था में करने से उनके बाकी सभी व्याधि उस अवस्था के कम होते हैं, ऐसा ही दिखाई देता है। यानी मूले कुठा रहा, ये जो बात हम बोलते हैं उसी के चलते ये मूत्रकंडु गुदकंडु ये सब पूछकर उसमें या उस शरीर में कृमि का प्रादुर्भाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका यदि हमें एक बार हमें ज्ञान हो गया तो चिकित्सा का सूत्र ही हम बदल सकते हैं। और बहुत कठिन ऐसा ये श्वास करके जो व्याधि है वो भी लीलया हम ठीक कर सकते हैं। उसके आगे कुछ प्रत्यक्ष परीक्षण हम जो करते हैं उसमें हृदय संबंध यानी पूरे सीने में उसके अर्ध ध्वनि भी आ रहे थे। शरीर को जब हमने स्पर्श किया तो ज्वरवत उष्णता दिखाई दी गई, लेकिन थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं आता था, लेकिन उसका बदन तो ज्वरवत तप रहा था। मल प्रवृत्ति के बारे में पूछा तो दिन में कभी भी समय पर निश्चित नहीं, कभी तो एक एक दिन भी होती ही नहीं थी। ऐसा ही उत्तर मिला। यानी कि ये जो ऊपर उष्णता करके जो हम पूछा है मैंने, उसका शरीर के ऊपर गहरा असर दिखाई देता है। क्षुधा समय पर नहीं लगती, ज्यादातर आग्रह कर ही उसको खाना देना पड़ता है। धीरे धीरे इसको ये आदत ही पर बैठ चुकी है। घर में दादा दादी और बाकी लोग भी होते हैं, हमारे साथ बैठकर खाना नहीं ठीक नहीं खाता तो उसको बिस्किट दे, चॉकलेट दे आदि जो भी वो खाता है वो देने की आदत, और उसी के चलते जो प्राकृत खाना है वो खाने की उसकी इच्छा ही मर जाती है। फिर प्रकृति स्वास्थ्य होने के लिए एडवर्टाइज देखते हुए कॉम्प्लान, बोर्नविटा आदि बहुत सारे उसके ऊपर, यानी एक गिलास दूध और एक कॉम्प्लान बोर्नविटा पीकर एडवर्टाइज भी दिखाई देते हैं। और होता भी ऐसा ही है, उसको भूख लगती ही नहीं है। कई कई बच्चों को तो सिर्फ दोपहर तक नहीं, शाम तक भूख नहीं लगती। इतना ये अपौष्टिक है, अपाच्य है, इसका पाचन जल्दी शरीर में नहीं होता है, क्षुधा हानि करने वाला होता है। फिर भी एडवर्टाइज के हिसाब से चलते हम ये बच्चों को देते रहते हैं। दुग्धपान बहुत सारे घर में ऐसा माना जाता है दुग्ध अभी पूर्णान्न है, सिर्फ दूध नहीं ले रहा तो उसमें कुछ, मैंने जैसे अभी कॉम्प्लान बोर्नविटा बताया वैसे कुछ ना कुछ मिला कर देना, क्योंकि वो सिर्फ दूध नहीं लेता। ऐसे ये जो शरीर में हजम नहीं होने वाले कफकारक, कृमि कारक, ऐसे ये जो मार्केट में मिलने वाले अभी जो भी बाय प्रोडक्ट्स है उनका प्रयोग भी ज्यादातर किया जाता है। उसी के चलते अग्निमांद्य भी हो जाता है। और मेद धातु में जब तक जो जैसे जैसे विकृति जहाँ पहुंचती है तो मेद धातु का पाचन कम होने से कृमि उत्पत्ति होती है। ये कृमि के बाकी सब विचार हम बाद में करने वाले हैं।
लेकिन कृमि उत्पत्ति के लिए मेद धातु का विकृत होना बहुत आवश्यक है और उसी में ही विकृति उत्पन्न होने से कृमि उत्पत्ति होती है। अतः बाल है, कफ प्राबल्य है, जो भी हमने लक्षण पूछे उसी से कृमि की ओर हमारा निदान जा रहा है। हम श्वास व्याधि देख रहे हैं, उम्र है या बाल रुग्ण है, 2.5 साल की उम्र है, शरीरांतर्गत उष्णता बढ़ चुकी है, मलावरोध है और लक्षण समस्या से ये सब हम कृमि की तरफ ले जा रहे हैं। अब कृमि की ओर ले जाने से कृमि में इसका कहीं भी उल्लेख ग्रंथों ने किया है क्या? तो रसरत्न समुच्चय में ये संदर्भ हमें मिल जाता है। सज्जातक कृमि लक्षणम में श्वसन का यानी श्वास व्याधि का आधार हम ले सकते हैं। जरो विवर्णता शूलम हृदरोग ऐसे करते हुए श्वसनम भी यानी श्वास व्याधि में का भी कृमि से उपद्रव हो सकता है या कृमि के कारण होने वाला एक व्याधि करके श्वास को भी बताया गया है। जैसे कि मैंने बताया रसरक्त मांस मेद धातु तक ये जो अग्निमांद्य जन्य संप्राप्ति बढ़ती हुई जाती है, सड़न पैदा होने लगती है। मेद धातु प्रायः पृथ्वी और जल है और जहां सड़न या कुजन कूज करके मराठी में जो प्रयोग किया जाता है वैसी ही परिस्थिति बन जाती है और उसमें से सबसे पहले कृमि उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाता है। ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज में आपके सामने रख रहा हूँ, जहां हो सके उसका ग्रंथों का आधार भी मैं दे रहा हूँ। अब इसके जो भी औषधि चिकित्सा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ज्यादा ग्रंथोक्त संदर्भ में नहीं लेते हुए जो भी मैंने प्रत्यक्ष चिकित्सा की है उसके बारे में हम विचार करेंगे। वैसे तो सीतोपलादी चूर्ण और ये चातुर्थक चूर्ण जो नाम लिखा है उसके बारे में सविस्तर चर्चा करेंगे। और त्रिभुवन कीर्ति अक्तम लवण तैलेना ये बाह्योपचार उसको बताया था। उसी के साथ जो शरीरांतर्गत उष्णता है यानी शरीर में ये जो विकृत पित्त का या विकृत उष्णता का ये इसके बारे में भी बहुत सारा विचार हमने एक लेक्चर में किया है। वो कम करने के लिए पीठ के हड्डियों में हमें नारिकेल तेल और हरिद्रा ये उसका मर्दन करके उसका स्नेहन करके ये हम उष्णता कम कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। और अक्तम लवण तेल करके मैंने बोला कि जो पीठ और सीने को सबसे पहले तिल तेल उसके ऊपर सेंधा जल लगाकर सेक करना। और तीसरी बात परिपाठादि क्वाथ या परिपाठादि कषाय, ये 3 द्रव्य बहुत सारे व्याधियों में बालकों में अच्छे लाभदायक होते हैं। परिपाठादि ये जो द्रव्य कल्प है वो मलावरोध जन्य और शरीरांतर्गत उष्णता कम करने वाला। ये अक्तम लवण तैलेन सिर्फ श्वास के लिए है और नारिकेल तेल और संदव जल का प्रयोग नारिकेल तेल और हल्दी का प्रयोग ये पूरे शरीरांतर्गत जो भी उष्णता रहती है वो कम करने वाला है। और उसके साथ पेट में लेने के लिए सीतोपलादी चूर्ण, ज्यादातर मैं कास के लिए श्वास के लिए जष्टमक चूर्ण का प्रयोग करता हूँ, लेकिन अभी जो संप्राप्ति हम देख रहे हैं उसमें ये चातुर्थक चूर्ण और त्रिभुवन कीर्ति ऐसे द्रव्य हम प्रयोग में लाते हैं। अनुपान गुड़ देते हैं। ज्यादातर प्रथा ऐसी है जो भी कृमिग्न द्रव्य है वो गुड़ के साथ या चीनी के साथ देना लाभदायक सिद्ध होता है। उसी के चलते गुड़ के साथ ये दवा ये चूर्ण दिया है। सीतोपलादी के बारे में पहले उसका नाम लिया है तो उसके बारे में पहले विचार करेंगे। श्वास कास क्षय हर हस्तपादांगदाहजित, यानी कि अभी जो रुग्ण हम विचार कर रहे हैं उसके सभी लक्षणों को
लक्षणों के ऊपर प्रयुक्त होने वाली ये दवा है। वैसे भी बाल वय है, तो बाल वय में सीतोपलादी चूर्ण जितना हो सके उतना ज्यादा प्रयुक्त करने का वृद्ध वैद्यों का सलाह है उसकी उनकी, उसी के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, या ग्रंथों ने भी जो उसका वर्णन किया है उसी के चलते भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये 500 मिलीग्राम तक 4 बार ये बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए 250 ग्राम तक 250 मिलीग्राम तक दिन में 4 बार यह अनुपान। ये पिछले एक लेक्चर में जो भी स्लाइड्स उपलब्ध थी वो यहाँ पर आपके सामने मैंने फिर एक बार रखी है, लेकिन इतना डोज बच्चों में देने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी ये चातुर्थक चूर्ण, ये मेदोपाचक चूर्ण है, किरात तिक्ता, अमृता है, चंदनम और विश्ववेशरम, इन चारों द्रव्यों का समभाग चूर्ण, उसी को इन चारों द्रव्यों के क्वाथ से भावित करके रखना है। जैसे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो जितनी जरूरी है उतना ही उसका चूर्ण करके रखकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो द्रव्य है वो त्रिभुवन कीर्ति, मूलम च विषम विषम, ये सब आपको मालूम है। इसका प्रयोग या संयोग करना कैसा है इसके बारे में भी बहुत सारे विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। 7 द्रव्य एक साथ मिला लिए तो त्रिभुवन कीर्ति नहीं बनती, इसके लिए बचनाक, उसमें टंकन, इसका अच्छी तरह से मर्दन, उसके बाद मिली, बाद में शोंठ और पिपली पीपल मूल, इन सब का खरल अच्छी तरह से होने से बाद ये उसमें हिंगुल या रस सिंदूर, ज्यादातर हम रस सिंदूर से या ताम्र सिंदूर से त्रिभुवन कीर्ति बनाते हैं। अब ये श्वास वैधि के बारे में बड़े लोगों में ये क्षारधर्मी है, अम्लधर्मी है, बच्चों में भी इसका विचार हमें करना ही चाहिए। सिर्फ उल्लेख करता हूं अभी इसका, जरूरत पड़ने पर त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी नारायण, यदि अम्लधर्मी हो तो कासर चूर्ण, क्षारधर्मी हो तो प्रवाह भस्म आदि द्रव्यों का व्याधि प्रत्यनिक करके हम प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे चलेंगे। ये सीतोपलादी, चातुर्थक और त्रिभुवन कीर्ति, ये जो कल्प मैंने प्रयोग में लिए, इसी के चलते कम पहले हफ्ते में 2 हफ्ते में कुछ भी लाभ नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते में रुग्ण वही दवा लेता रहा तो धीरे धीरे कफ निर्मित प्रक्रिया में ही छेद होने लगा। परहेज में बाहर का सभी खाना मैंने बंद किया था, जो भी खाना है वो घर में बना कर खाना, ऐसी बात उनको पता ही थी। पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत दिक्कत हो गई, आदत बहुत बाहर के खाने की आदत ही ज्यादा थी, लेकिन सभी लोगों को धीरे धीरे समझा बुझाकर बाहर का खाना जब भी पूरी तरह से बंद होने लगा तभी दवाइयां अच्छी तरह से लाभदायक सिद्ध होने लगी। उसका प्रतिशय, कास, श्वास आदि लक्षण धीरे धीरे कम होने लगे। उनके जो कंसल्टेंट थे, जिनके पीडियाट्रिशियन, उन्होंने उनका ये जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट उसको बनाया था या वो बन गया था या दुर्भाग्यवश उन्होंने उसको दिया होगा, वो भी उन्होंने ही कम कर दिया। मैंने उनको सलाह नहीं दी स्टेरॉइड्स कम करने के लिए, लेकिन फिर भी वो सस्टेन, वो ठीक तरह से रहने लगा, उसको श्वास वेग नहीं आने लगे। ऐसे करके कम से कम 3, 4, 6 महीने तक यही दवाई देता रहा, तो आज उसको, अभी ये कोरोना में तो भी कुछ नहीं हुआ, कोरोना के बाद अभी हमारे यहाँ बहुत सारी सर्दी, अभी टेम्परेचर वाले बहुत सारे पेशेंट है, लेकिन वो लड़का, उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ चुकी है, वो बीमार ही नहीं पड़ रहा, उसके सब बाकी घर वाले सब बीमार होकर गए। ये बात हमें कृमि की चिकित्सा करने से लाभदायक सिद्ध हो गई है, ऐसा मेरा कहना है। कृमि का एक उपद्रव श्वास भी हमने ग्रंथों से भी देखा है। कृमि चिकित्सा यानी कि वाग्भटाचार्य ने कुष्ठ,
श्वित्र कृमि, ऐसा एक अध्याय हमारे सामने निदान स्थान में दिया है, यानी कि कृमि का उपद्रव शरीर में कुष्ठ, श्वित्र कुष्ठ निर्माण करने के लिए जो भी घटना शरीर में घटती है, यहाँ तक दीर्घ शरीर पर असर करने वाला, परिणाम करने वाला ये कृमि विषय हो सकता है। श्वास तो उसमें से का सबसे पहला ऐसे में मानूंगा, लेकिन जैसे ही कृमि चिकित्सा हो गई तो धीरे धीरे श्वास शरीर में मेद धातु में निर्माण हो गया, दोष सभी निकल गए और वो पूरी तरह से अच्छी तरह से ठीक भी हो गया। विशेष कोई भी अपुनर्व चिकित्सा करनी ही नहीं पड़ी, यही दवाइयां दीर्घकाल लेनी पड़ी बस, और गुड़ के साथ लेनी थी। वो लड़का भी अच्छी तरह से लेता रहा, 3 साल से आज तक 5-6 साल का हो गया है अभी, लेकिन फिर कभी श्वास का कोई भी लक्षण भी उसके शरीर में आता ही नहीं है। इतनी अच्छी तरह से आप चिकित्सा इसकी कर सकते हैं। अब औषधि निर्माण, यह हमारा आज के लेक्चर का आखिरी पड़ाव होगा। जैसे कि हमने बहुत सारे औषधियों के निर्माण के बारे में भी विचार किया है, लेकिन श्वास व्याधि में ये अभी जो केस प्रेजेंट किए उसमें मैंने श्वास कुठार का उल्लेख या प्रयोग नहीं किया है, लेकिन श्वास व्याधि में एक श्वास कुठार एक अच्छी दवा है। इसका निर्माण विधि अब हम देखेंगे। यह एक उत्तम खलवीय रसायन है। ये सिर्फ एक खलव यंत्र का फोटो और अच्छा फोटो हो, इसलिए मैंने ये लिया है। इसमें अभी हिंगुल शोधन चल रहा है, लेकिन इतना बड़ा सा खलव यंत्र होना चाहिए। जितना हम क्वांटिटी लेने चाहते हैं श्वास कुठार बनाने के लिए, उसको अच्छी तरह से भावित करते वक्त इतना वो बड़ा होना चाहिए, और भावना देते वक्त उसमें खलव यंत्र से बाहर न निकले इतना बड़ा खलव, और ये ऐसा यंत्र होना जरूरी रहता है। जो भी ग्रंथों ने दिए है वही सब घटक द्रव्य मैंने आपके सामने रखे हैं। पारा है, गंधक है, भजना है, तेला डाकणखार है, मनस्शिला है, ये सब समभाग लेना। उसमें एक एक मरीच एक एक डालकर महीन पीसना है, और इसके बाद जो ये त्रिकटु वाला भाग आता है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन कुछ ग्रंथों ने भी की है, हमारे मन में भी रहती है, लेकिन हम तो एक भाग, यदि मरीज ऊपर बहुत अच्छा बहुत बड़ा मात्रा में डाला है, फिर भी त्रिकटु लेते वक्त हम एक भाग पूरा तीनों भी द्रव्य लेते हैं। अच्छी तरह से मर्दन है उसका। ग्रंथों ने नागवेल पत्र स्वरस में मिलाकर देने को कल्प बताया है, लेकिन हम ऐसा करते हैं, उपरोक्त जो चूर्ण बन जाता है, यहाँ पारागंधक ये जो द्रव्य है इसके जगह पर हम रस सिंदूर, ताम्र सिंदूर ये भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत लाभदायक, या ग्रंथों से थोड़ा सा आगे चलकर दातार शास्त्री ने इसका हमें दिशा दर्शन किया है, उसी के चलते हम ये थोड़ा सा इसमें बदल भी कर लेते हैं। उपरोक्त चूर्ण 3 बार नागवेल पत्र स्वरस से भावित करके रखते हैं, और यह कल्प शहद के साथ देते हैं। थोड़ी सी यहाँ भी हर समय हर वक्त नागवेल पत्र का स्वरस मिलना ये कठिन बात रहती है, इसके लिए नागवेल पत्र स्वरस से 3 बार भावित करके स्वरस मिल गया तो ज्यादा असरदार होगा, लेकिन हर समय स्वरस नहीं मिलेगा, इसलिए स्वरस की इतनी मात्रा बढ़ाई है हमने, 3 बार नागवेल पत्र स्वरस से भावित करके रखते हैं, यानी कि उसका पोटेंशियल रत्ती भर भी कम नहीं होता।
3 बार भावित करने से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है, ऐसे दिखाई देता है। और यह कल्प शहद के साथ देते हैं। अनुपान भी यहाँ थोड़ा सा बदल दिया। ग्रंथों में जो वैद्य अधिकार दिया है वो आपके सामने रखा है। कफजन्य विकार, काश, श्वास, अग्निमांद्य, वात, कफ, मात्रा एक बूंद करके ग्रंथों ने बताई है, लेकिन अब उड़द दाल जितना बहुत कम प्रयोग में हमें इसका प्रयोग करते हैं, कम मात्रा में इसका हम प्रयोग करते हैं, तभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिल जाता है। मुझे लगता है आज ये जो मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने 2-4 मिनट ज्यादा वक्त लिया था, उसी के चलते अभी 10:20 हो चुके हैं। एक 5 या 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखते हुए आज का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे। अगला लेक्चर 22 फरवरी 2022 को होगा। अब उसमें पांचभौतिक सिद्धांत के ऊपर चर्चा होगी, जैसे अध्वशोष, अम्लक्षार आदि विषय में हमने चर्चा की है। उसी के चलते एक रुग्ण पत्रक सादरीकरण भी होगा, कुछ औषधि चर्चा भी होगी, और ये एक औषधि कल्प निर्माण ये भी उसमें हम बताएंगे या उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अभी तक मैंने श्वास और हिक्का, वैसे तो दोनों की अलग अलग चिकित्सा बतानी चाहिए थी, ग्रंथों में जैसा दिया गया है उसी के चलते वर्णन करना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच देते हुए एक केस प्रेजेंट करते हुए और उस केस में कृमि से उत्पन्न हुआ श्वास, यह व्याधि, ऐसा विचार हमने आपके अभी सभी लोगों के सामने मैंने रखा है। समय के चलते हम सिर्फ श्वास और ये जो त्रिदोष पद्धति से हम श्वास का कैसा विचार करते हैं और उसमें प्रयुक्त होने वाली दवाइयां तो मैंने बताई है, लेकिन संप्राप्ति, निदान, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति आदि के बारे में बहुत सारी चर्चा हमने नहीं की है। तो आज का लेक्चर हम ये लेक्चर एक 2-4 दिन में YouTube पर भी आ जाएगा, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। किसी को कोई भी अभी ये जो केस सामने मैंने आपके रखी है उसके बारे में या श्वास के बारे में, सिर्फ आज के विषय के बारे में जो भी सवाल पूछने हैं तो आप एक 5 या 10 मिनट में हम उसके ऊपर विचार करेंगे और 10:30 को हम खत्म कर देंगे। सभी को धन्यवाद। पहले मैं ये प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूं और बाद में हम यदि क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसके बारे में हम विचार करेंगे। सर पूजा भाव सर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। एक मिनट। हाँ पूछो। डॉक्टर पूजा भाव सर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, छोटे बच्चों में औषध का डोज कैसे डिसाइड करना है, और जो चातुर्थ योग पेशेंट ने दिया है उसकी मात्रा क्या थी? डोज कैसे तय करना है, यदि आप घर पे दवाइयाँ कुछ भी बना सकती हो तो बहुत कम डोज में आपको लाभ मिल जाएगा। यदि मार्केट से लेने का आपके ऊपर, मार्केट से ही आप ले सकती है तो धीरे धीरे आपको ही वो सेट करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी का आप लेती हो, उसी के चलते जो भी डोज वो सब बताएंगे।
उसी के चलते ही आपको वो सब करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और चतुर्थक तो बहुत यानी मूंगफली का जो दाने का मैंने अभी पिक्चर बताया था, दिखाया था, वैसे आधा मूंगफली का आधा दाने से आधा, इतना ही चतुर्थक का प्रयोग बहुत अच्छा लाभदायक सिद्ध होता है। और किसी को पूछना है कुछ? ओके सर। आगे प्रवीण जी ने क्वेश्चन पूछा है, आमजन्य कपच कास में मध के साथ लघु सूचेकर लेना है क्या, ले सकते हैं क्या? अभी जो लेक्चर हुआ उसमें मैंने आप सभी लोगों को एक दिशा दी है, मैंने आप सभी लोगों को एक दिशा दी है, उसी के चलते आपको ये डायग्नोसिस, मैंने जो अभी डायग्नोसिस की एक प्रोसीजर बताई, उसी के चलते मैंने लेक्चर में भी कहा कि आप दवाइयाँ कौन सी भी यूज कर सकते हैं। दवाइयाँ आपके पास जो भी है, जिसके ऊपर आपकी फेथ है, जो आपको लाभदायक सिद्ध होती है, जो आपके पेशेंट में भी सिद्ध होती है, वो दवाइयाँ आप यूज कर सकते हैं। लेकिन विचार करते समय ये विचार कीजिए, और कौन से विचार होने चाहिए, इसका दिशा दर्शन मैंने अभी किया है। तो लघु सूचकर भी चलेगा, और अभी आपके पास कोई अन्य दवाइयां भी हो, ग्रंथों ने दी गई हुई दवाइयां हो, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे क्वाथ है, घृत है, आसवारिष्ट है, उन सभी का प्रयोग आप कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन हर एक वैद्य का एक विचार रहता है, वो उसी के चलते जो भी हाथ में आ गई दवा, ऐसे उसका हम बोल सकते हैं। ऐसे जिसके पास जो भी जैसा भी अनुभव है, वो दवाइयां यूज कर सकता है। और कुछ? छोटे बच्चों में अग्नि बढ़ाने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, कारण शोधना पड़ेगा, अग्नि को कम हो गया है। अभी आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं आपका क्वेश्चन गलत है ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें शरीर में या रुग्ण में दिखने वाला हर एक लक्षण का कारण ही निकाल देना है। जैसे मैंने अभी बातें करते हुए मैंने उस बच्चों का बाहर का खाना पूरा बंद कर दिया, ये बात बताई, जिसी के चलते हमने निदान कृमि तक ले गए थे हम उसका निदान, तो उसका कारण ही हमने बंद कर दिया, तो अग्निमांद्य भी कम होने लगेगा। लेकिन आपको यदि हो गया हुआ अग्निमांद्य ही कम करना है, ऐसी बात आप सोचेंगे, तो उसका कारण शरीर में वैसा ही रह गया, तो आपकी दवा भी काम नहीं कर पाएगी। जब तक वो आप दवा देते रहेंगे तब उसका अग्निमांद्य कम रहेगा, दवा बंद कर दी तो फिर अग्निमांद्य शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके सर। आगे किसी ने डॉक्टर पूछा? सारिका जी ने हाँ बोलिए बोलिए। एलर्जी एलर्जी कब? कब, हाँ, एलर्जी क्यों होती है इसका एक उल्लेख करना मैं भूल गया। शरीर प्रतिकार क्षमता कम होने से कौन से भी बाह्याघात से हमें जल्दी ही कौन सा भी व्याधि हो सकता है, जिसको हम एलर्जिक बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए नस्य है, ये जो मैंने रीढ़ की हड्डी में नारिकेल तेल हरिद्रा स्नान करने को बताया, उसी से एलर्जिक हल्दी का प्रयोग जो हम रजनी योग करके प्रयोग करते हैं, उसी से भी ये एलर्जी कब कम हो जाता है। क्षारधर्मी पेशेंट में चेस्ट कंजेशन विच ड्रग, ऐसे क्रोनिक प्रश्न है ना? किडनी, हाँ क्रोनिक किडनी डिसीज में। हाँ पद्माकर जी आप बताइए। हाँ, ड्रग ऑफ चॉइस यूज करना सिर्फ मुझे पूछना चाहते हैं या इसका विचार कैसा करना है ये पूछना चाहते हैं? ड्रग तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे,
लेकिन ये कंजेशन किस कारण हो रहा है, वो उसको कारण को निकालना है या नहीं निकालना, या सिर्फ पुष्कर मूल यूज कर दीजिए बस सब ठीक हो जाएगा। उम्र के हिसाब से पुष्कर मूल, श्वास कुठार, समीर पन्नग, बहुत सारे कल्प है, लेकिन जब तक आप वो कंजेशन यानी अग्निमांद्य जन्य संप्राप्ति का कोई भी उपाय नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे तो हम देवदार आदि लेप करके मैंने एक बनाया है, उसमें देवदार है, काला बोल है, शुद्ध गुग्गुल है, वंशलोचन है, उड़द दाल का पीठ और हरिद्रा, ये 6 द्रव्य है। इसका लेप करने से वो कंजेशन कम हो जाएगा। लेकिन कितने दिन तक ये कंजेशन कम करते रहेंगे? बाह्योपचार से या औषधियों से। हमें तो वो कंजेशन होना ही नहीं चाहिए, यहाँ तक विचार करना चाहिए। अम्ल धर्म क्षार धर्म का बहुत गहरा विचार होगा। उसी के चलते ये द्रव्य आप बाकी सब जो मैंने अभी पहले द्रव्य बताइए वो भी यूज कर सकते हैं। अब ये नाड़ी परीक्षा वाला प्रश्न तो मेरे समझ के बाहर है, मैं उधर परीक्षण करने वाला हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे नाड़ी परीक्षा के बारे में बहुत सारे जो नाड़ी वैद्य हमें मार्गदर्शन करते हैं वो यही बात बताते रहते हैं कि आप 1000, 10,000, 2000, 10,000 तक रुग्णों का परीक्षण करते रहिए, और उसी के चलते नाड़ी परीक्षण के अपने अपने कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाल कर रख लीजिए, और उसी के चलते वो परीक्षण करना सीख लीजिए। बताने से या कहने से वो आपके समझ में नहीं आने वाला। रात को सोते समय दुग्धपान, ये उम्र के हिसाब से हेतु हो या ना हो, ये उम्र के हिसाब से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। पौगंडावस्था में या प्रौढ़ावस्था में ये लाभदायक सिद्ध होगा। बाल और वृद्ध इनमें ये तकलीफ देह सिद्ध हो सकता है, या श्वास या कफ बढ़ सकता है, ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं तो बच्चों में यदि श्वास का लक्षण पाया गया तो दिन में भी दूध देना बंद करने को बोल देता हूँ। देना है तो उसके साथ सौंठ, वावरिंग आदि जो हमारे उसका जो कफकर गुण कम करने वाले जो दवाइयां हम प्रयुक्त करते हैं उनका प्रयोग करने के बाद ही देने को बोलता हूँ। If patient is poor, can't follow पथ्य, यानी क्या बात बोल रही है आप भारती जी? यदि आप अभी भी हो तो माइक ऑन करके बोल सकती है। भारती जी आप हो अभी? हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार। ऐसा कौन सा परहेज है जो हाँ सर, नहीं सर, एक ना ऐसे चाय बांटने वाला लड़का है और उसको सुबह 6 बजे उठ के चाय बांटना है, इस टाइप से। और ठंडी के दिनों में भी ऐसे ठंड पानी से स्नान करना है। लेकिन वो 3-4-5 बार मेरे क्लिनिक में आया, वो अस्थमा का एक्यूट अटैक लेके। तो उसको तो मैंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो दे दी, लेकिन वो बार बार आ भी रहा है और वो ये तो भी नहीं टाल सकता है, क्योंकि परिस्थितिवश तो उसको सब करना ही है। तो उसको तो मैंने काफी पर्याय भी दिए कि सुबह स्नान मत करती, फिर तो दोपहर में स्नान कर, या गर्म पानी पीना है, ये सब। और अकेला ही रहता है तो खाने पीने का भी सब, मतलब ऐसे ये शहर में तो बहुत प्रॉब्लम। तो ऐसे लोगों में हम आयुर्वेदिक चिकित्सा का कैसे विचार करें? नहीं, विचार तो हम करेंगे। हाँ, दवाइयां भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे आप चर्चा कर रही है उसी के चलते हेतु का परिमार्जन ही नहीं होगा यहाँ पे। नहीं होता हेतु हाँ होता ही नहीं है ना।
तो उसको लाभ देना या गरीब पेशेंट में सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई दे ही नहीं सकते, फिर हम कैसे क्या करें? ऐसा कौन बोल रहा है? मेरे पास आप अब कभी भी ये देखो, ओपीडी को सुबह उठता है तो चाय बिस्किट ही खाना है। अभी इसको कितनी बार भी मैंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता है, और नहीं दोपहर में चाहे 1-2 बिस्कुट बजे खाना तक। है, एक मिनट, बिस्कुट 5 रुपए का तो कम से कम होगा, 10 रुपए का तो बिस्कुट का पूरा होगा या नहीं होगा? तो हाँ, सवाल होता है सिर्फ ना? पैसों का भी नहीं रहता है, नहीं नहीं टाइम नहीं का भी नहीं रहता है, नहीं, उनके पास हाँ साधन भी नहीं रहते नहीं वही बनाने बात के मैं लिए, बता खाना रहा हूँ। बनाने के लिए भी। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? मैं वही बात बता रहा हूँ। आपको ऐसा कोई उसको उपाय सुझाव देना चाहिए जिसके चलते वो पास वाले कोई भी मेस हो या कोई रेस्टोरेंट हो जहाँ गेहूं की चपाती मिल सकती है, ऐसा कुछ ना कुछ तो उसको बताना चाहिए, वो जो उसको अफोर्डेबल भी हो। कुछ ना कुछ तो बदल हमें करने की विचार तो करनी पड़ेगी। ये विचार ही हम नहीं करेंगे, ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा करके उसका निदान परिमार्जन नहीं होगा। मेरे पास आप कभी भी ओपीडी को आ सकते हैं, दे सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारा फार्मर क्लास मेरे पास आता है और जिनको खाने के लिए परहेज में कोई बता भी नहीं सकता, वो मेरे पैसे भी देते हैं, कभी नहीं देते, ऐसी बहुत सारा क्लास मेरे पास आता है, लेकिन उनको मैं चिकित्सा ही नहीं करता, ऐसी बात होती ही नहीं है। ये जो रोटी टुकड़ा जो भी मिलते हैं वही खाते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेगी, इतना ही फर्क रहेगा उसमें, और धीरे धीरे उनकी आदतें हमें बदलनी ही पड़ेगी, तभी जाकर वो ठीक हो गए, ऐसा मुझे तो लगता है। पथ्य सती गदार्थस्य किमौषध निषेवणी पथ्य असति गदार्थस्य, यही बात बताई गई है ना। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारा समय भी हो चुका है। करंट ड्यू टू इजोनोफिलिया रिकरेंट कफ Okay. रहता है सर, उसमें कैसे मैंने विचार कर सकते हैं? एक सेकंड, आपने टाइप किया है क्या? चैट बॉक्स में डाला है क्या आपने? हाँ सर, डाला है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनिल तिवारी सर। अनिल तिवारी, एक सेकंड ना देखता हूँ, यानी उस क्वेश्चन सामने आ जाएगा इसीलिए, सिर्फ बाकी कुछ नहीं। भारतीय सर के उस पे मैं डाला हूँ सर, विलोप भारतीय सर के चैट में डाला हूँ सर। इंक्रीज्ड यूजोनोफिलिया रिकरेंट कफ सर, उसका कैसे विचार करेंगे? हाँ नहीं ठीक है, प्रश्न तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन ये जो यूसिनोफिलिया है, इसके बारे में अपने आयुर्वेदिक विचार क्या किया है? सर आयुर्वेदिक विचार सर, नहीं एक मिनट, मैं आपको क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो बात करनी है आप सुन लीजिए। हमें एलोपैथिक डायग्नोसिस के हिसाब से आयुर्वेदिक विचार, ये बात कभी भी हम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। हाँ, तो हमने ये जो डायग्नोसिस एलोपैथिक हमारे सामने आ गया है, वो तो रिपोर्ट के हिसाब से ही हम देख रहे हैं, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। ये अभी ऐसा है, अभी ये होगा, लेकिन उस रुग्ण का हमने हमारे परीक्षा के हिसाब से कौन सा परीक्षण किया है, उसमें अग्नि का क्या अभी उसका परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, सिर्फ स्थान संशय, व्यक्ति भेद, यहाँ तक वो रुग्ण कैसे पहुंच गया है, रिकरेंस क्यों हो रहा है। वैसे क्या होता है, बहुत सारे रुग्ण हमें बोलते हैं मेरा एचबी बहुत सारा कम रहता है, मुझे और ये तकलीफ है, ऐसे डॉक्टर ने बताया है, ठीक है, लेकिन एचबी कम क्यों होता है? एचबी कम क्यों होता है ये हमें देखना है, यूसिनोफिलिया क्यों हो रहा है ये हमें देखना है। बिल्कुल सर। यदि ये बात हमने नहीं देखी, बिल्कुल सर, तो हम अटक जाएंगे, नहीं होगा हमारे हमसे। बिल्कुल सर, ऐसा मुझे लगता है। बराबर। यदि डायरेक्ट आपको आंसर चाहिए तो मैं डायरेक्ट, हाँ आंसर में आपको चाहिए तो आंसर भी दे दूंगा, लेकिन
थोड़ा सा पहले आप ये विचार कीजिए, अच्छा आपको अच्छा लगे तो मुझे जो भी आप विचार कर रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, उसका जवाब मैं ठीक भी सर, आपको दे दूंगा। ठीक है? बिल्कुल सर, ठीक है सर, ओके 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 धन्यवाद सर। ओके। मुझे लगता है हमें योगेश, यस सर। हाँ कंक्लूड। धन्यवाद वैद्य मल्हार जोशी सर, तांत्रिक सहायक वैद्य विलोक भारती सर, जिनका आज गो टू मीटिंग पर यहाँ पर तांत्रिक सहाय्य हुआ है, और उपस्थित सभी वैद्य गणों का आभार मानते हुए यह व्याख्यान समापन हुआ ऐसा जाहिर करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।